वेलकम बैक एवरीवन। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चंस मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपके हर एक एग्जाम में, चाहे आप किसी में बैठ रहे हो, वहाँ पर आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है, यहाँ पर देखो, कैर्नोटाइट एक तरह का यहाँ पर ये एक मिनरल्स है, या फिर इसको हम यहाँ पर और भी कहेंगे। ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स, ये कौन से मेटल का एक और है यहाँ पर कैर्नोटाइट। ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में लेड है, यूरेनियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है। यहाँ पर 4 एलिमेंट हमारे सामने हैं, इनमें से किसका ये एक और है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी में जो यूरेनियम है ना, ये इसी का एक और है। अब यहाँ पर यूरेनियम के अलावा इसमें भी कई सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं, तो इसके बारे में भी हम जान लेंगे, लेकिन इसका यहाँ पर आंसर होगा पहले सबसे यूरेनियम। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कैर्नोटाइट इज एन ओर ऑफ यूरेनियम एंड comprises potassium, vanadium, water and few other elements such as calcium, barium, magnesium, iron, sodium and etc. यानी कि यहाँ पर जो मेन एलिमेंट इसमें है यूरेनियम है, और इसके अगर कलर की बात करें तो इसका कलर होगा आपका येलो कलर का। यहाँ पर हम यूरेनियम का बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम इस मिनरल कैर्नोटाइट का बात कर रहे हैं, येलो। अगले क्वेश्चन में देखो, एथलीट्स फुट या फिर इसी को बोलेंगे टिनिया पेडिस इज काउज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक तरह का डिजीज है, तो ये किसके कारण यहाँ पर होता है ह्यूमंस में। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, प्रोटोजोआ है। तो देखो जब हम लोग कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं जूता पहन के, तो वहाँ पर जो है टाइटनेस की वजह से और पसीने की वजह से, ठीक है, उंगलियों के बीच में यहाँ पर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उसी को बोलेंगे यहाँ पर एथलीट्स फुट या फिर यहाँ पर टिनिया पेडिस। तो इसमें जो रीजन है ना, यहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ है, तो इनमें सही ऑप्शन होगा यहाँ पर फंगी। तो फंगस के वजह से ही यहाँ पर ये सारा इन्फेक्शन होता है, और ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बारे में यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख दें कि एथलीट्स फुट या फिर टिनिया पेडिस इज काउज्ड बाय फंगी। अगले क्वेश्चन में देखो, 1 ग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम एटीपी। एटीपी क्या है, यहाँ पर एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, सेल के अंदर में। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर फैट है, यहाँ पर मिनरल्स। इनमें से कौन से पदार्थ से सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पर एटीपी मिलने वाला है, यानी कि एटीपी पर यहाँ पर ग्राम कर लो, ठीक है, यानी कि मिनिमम 1 ग्राम में मान लेते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटीपी यहाँ पर किससे प्रोड्यूस होने वाला है। तो यहाँ पर जो है ना, कईयों का आंसर तो हो जाएगा यहाँ पर प्रोटीन, क्योंकि लोग अभी प्रोटीन बहुत लेते हैं जिम वगैरह में, लेकिन यहाँ पर आंसर जो होगा ना, यहाँ पर होगा फैट, ऑप्शन नंबर सी। तो 1 ग्राम फैट में सबसे ज़्यादा यहाँ पर एटीपी होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में देखो, विच अमंग द फॉलोइंग वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिट हाइड वायरस। ठीक है, यहाँ पर इनमें से किसको यहाँ पर हम कहेंगे हिट हाइड वायरस। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पर RSV वायरस, ठीक है, फिर यहाँ पर है डेंगू वायरस, यहाँ पर इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस जो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर जो है ना, सबसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन नंबर ए RSV वायरस, इसी को यहाँ पर बोलते हैं हिट हाइड वायरस। अब इसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। RSV वायरस जो है ना, जैसे इसी को यहाँ पर हम बोल दिए हिट हाइड वायरस, लेकिन ये जो इन्फेक्शन इसका होता है, इसका लोकेशन देख लो, सबसे यहाँ पर मेजर जगह तो लंग्स है कि लंग्स में इसका इन्फेक्शन होने वाला है, क्योंकि ये भी इसी सिस्टम का पार्ट है। इसके बाद यहाँ पर देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होते हैं वहाँ पर, और मेजर काउज ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इन सब जगह पर यहाँ पर RSV वायरस का इन्फेक्शन होता है, और इसी को यहाँ पर बोलेंगे हिट हाइड वायरस। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वर्कड ऑन ट्यूबरकुलोसिस। इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने ट्यूबरकुलोसिस पर काम किया था। तो ऑप्शन में यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है ना, रॉबर्ट कुच, इसी ने यहाँ पर इस बार काम किया था ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि इससे पहले जो है इसको हेरिडेटरी डिजीज मान लिया गया था। क्यों, इसके पीछे यही था कारण था कि जो भी पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स से ही ये ट्रांसफर होगा उसके बच्चे में, और ये बाहर से नहीं हो सकता, ये इसको ऐसा मान लिया गया था, लेकिन बाद में ये सब खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर होने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हो कि 1880 के पहले इसको यहाँ पर हेरिडेटरी डिजीज ही माना जाता था। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बायोसिनेसिस। ठीक है, बायोसिनेसिस। तो इसमें देखो ऑप्शन में क्या क्या लिखे हुए हैं,
सबसे पहला नंबर जो ऑप्शन है ना, द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग सिस्टम, ठीक है, सबसे पहला नंबर है स्टेटमेंट। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग एन एरिया, यहाँ पर सेकंड नंबर है। स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम विथ स्पेसिफिक स्पेसीज, अ काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी रिलेटेड ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, ऑक्युपाइंग एन एरिया, यहाँ पर इसी को बोलेंगे बायोसिनेसिस, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसका यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख दिए हैं। यहाँ पर टर्म बायोसिनेसिस सबसे पहले इसको कार्ल मोबियस ने दिया था 1877 में, और यहाँ पर ये जो डिस्क्राइब करता है इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग टुगेदर इन ए हैबिटेट और बायोटोप। इस क्वेश्चन में देखो, अपार्ट फ्रॉम द टेम्पोरल बोन, ठीक है, टेम्पोरल बोन को छोड़कर, ये कहाँ पर होता है, ये स्कल में होता है, ह्यूमन स्कल में ये टेम्पोरल बोन होते हैं। तो इसको छोड़कर अपने ह्यूमन बॉडी में यहाँ पर देख लो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा यहाँ पर बोन्स होते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर देखिए लो कौन कौन से बोन्स दिए हुए हैं। हुमेरस बोन, ठीक है, फिबुला बोन, यहाँ पर फिमूर, यहाँ पर टिबिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ना, फिमूर बोन, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी है। किसके बाद, यहाँ पर ये टेम्पोरल बोन के बाद है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट तो ये है ही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। और देखो यहाँ पर जो है ना, यही चीज़ लिखा हुआ जो हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। और ये इसका लोकेशन जो है ना फीमूर बोन का, इसे मान लो ये एक मान लो ह्यूमन है, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पर इसका कमर है और ये यहाँ तक इसका थाई है, ठीक है, ये घुटना है। तो ये वाला जो बोन होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का थाई पर, तो इसी को बोलते हैं फीमूर बोन। तो ऐसे ये ड्राइंग बहुत गंदा है, ठीक है, बस आप समझ जाओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ब्लड ग्रुप से, कि हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन चारों के बेसिस पर हमको यहाँ पर आंसर करना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं सबसे यहाँ पर कॉमन कौन सा है, ओ पॉजिटिव है। फिर यहाँ पर सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज ए बी निगेटिव, ठीक है, सबसे रेयर यहाँ पर ए बी निगेटिव सेकंड नंबर है। और यहाँ पर थर्ड में देखो ओ निगेटिव ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर, ये डोनेट कर सकता है किसी को भी, ओ निगेटिव। और ए बी पॉजिटिव ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपेंट, है ना। तो यहाँ पर जो ये 4 के 4 आपके सामने स्टेटमेंट है ना, ये चारों के चारों सही है यहाँ पर, क्योंकि ओ पॉजिटिव यहाँ पर सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप है, ए बी निगेटिव यहाँ पर रेयरेस्ट है, और ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी पॉजिटिव आपका यूनिवर्सल रेसिपेंट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सभी को करेंगे यहाँ पर करेक्ट, है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यही चीज लिख दी है कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप अमंग द ह्यूमन इज ओ पॉजिटिव, द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, ए बी पॉजिटिव ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपेंट, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल करेक्ट थे। अगले क्वेश्चन में कि हाउ पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, आप दोनों खाए होंगे उम्मीद है ना, आर सिमिलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कैसे समान है ना, एक जैसे किस कारण से है। तो ऑप्शन में यहाँ पर देखो, बोथ आर अंडरग्राउंड स्टेम्स, बोथ बिलोंग्स टू सेम प्लांट फैमिली, यहाँ पर बोथ ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल अमेरिका। तो यहाँ पर जो तीनों के तीनों गलत है, ठीक है, ना तो ये सेम जगह से ओरिजिनेट हुआ है, ना ये सेम प्लांट फैमिली के हैं, और ना ही ये दोनों अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। अब देख लेते हैं जो बारीकी है ना इसके डिफरेंस में, उसको देख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ना, नन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन यहाँ पर देख लो, इसे देखो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बोथ आर अंडरग्राउंड स्टेम्स, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ये इनकरेक्ट इस कारण से है कि पोटैटो जो है ना सोलोइड अंडरग्राउंड स्टेम, लेकिन यहाँ पर स्वीट पोटैटो जो है ना ये रूट है, दोनों में डिफरेंस यही है। और यहाँ पर सेकंड का इनकरेक्ट होने का कारण ये है कि यहाँ पर दोनों अलग अलग फैमिलीज से हैं, है ना, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, तो यहाँ पर सेम फैमिली से भी नहीं है, तो दूसरा भी गलत हो गया। और तीसरा जो है ना लोकेशन, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था, इसे यहाँ पर देखो स्वीट पोटैटो ये तो सेंट्रल अमेरिका से ओरिजिनेट हुआ था, यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो पोटैटो है ना ये हुआ था पेरू से ओरिजिनेट, फिर बाद में जाके ये इंडिया वगैरह आया, और उसके बाद हम लोग भी यहाँ पर पोटैटो वगैरह यहाँ पर अभी उपजाते हैं, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है, इन ह्यूमन बॉडी वेयर डू यू फाइंड द बोन सेल और रॉड सेल, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको फिजिक्स में भी पढ़ते हैं हम लोग और इसको बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो देख लो, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, उम्मीद करते हैं आपको ये आता भी होगा। ठीक है, कौन सेल और रॉड सेल ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन में क्या है यहाँ पर, रेटिना ऑफ आई, है ना, आँख के रेटिना पर, या फिर गॉल ब्लैडर, या फिर एसोफेगस, या फिर बेली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पर, रेटिना ऑफ आईज, यहाँ पर ये मौजूद होते हैं कौन से और रॉड से। अब इसके फंक्शन के बारे में भी हम जानेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर मिल चुका है कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं इसके बारे में कौन सेल का क्या काम है ना। तो कौन सेल जो है ना, ये जो है ना, ये फोटो रिसेप्टर सेल है, और यही जो है ना रिसेप्ट करते हैं जो भी लाइट्स होते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए। और यहाँ पर जो है कलर विजन के लिए यही सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये ब्राइट लाइट में भी अच्छे से काम करता है। लेकिन इसके अपोजिट रॉड सेल जो है ना, जब लाइट डीम हो तो वहाँ पर ये काम करता है अच्छे तरीके से, ठीक है, जिससे हम किसी भी चीज़ को वहाँ पर देख पाते हैं। तो दोनों का बेसिकली आपको यहाँ पर फंक्शन भी पता चल गया, और ये दोनों का लोकेशन, ये दोनों रेटिना में पाए जाते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर जो है ना 12 नंबर क्वेश्चन में कि हमारे पास यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, फंगस है, बैक्टीरिया है, अलगी है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमसे पूछा है ना कि इनमें से किसके किसके पास जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। आप सभी को पता होगा सेल्स दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना। ये जो है ना ये डेवलप्ड होता है और ये सेमी डेवलप्ड होता है। और इसमें जो है ना यूकैरियोटिक में बीचों बीच, सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस होते हैं, और इसके बीच में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो यानी कि जहाँ पर जो है ना जो अच्छे तरह से डेवलप हो और जहाँ पर न्यूक्लियस भी हो सेल के अंदर में, उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक, और जो डेवलप अच्छे तरीके से नहीं हो उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर जो है ना फंगस, अलगी, प्रोटोजोआ, इन सभी में यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल होते हैं, और यहाँ पर बैक्टीरिया में सिर्फ जो है ना क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन हमारा 1, 2 और 4। यहाँ पर देख लेते हैं, सॉरी 1, 3, 4, है ना, बैक्टीरिया तो नहीं है ना, ये तो प्रोकैरियोटिक है। तो 1, 3, 4 कहाँ पर है, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर जो बी है ना यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख ही लो, यूकैरियोटिक सेल आर सेल डेट कंटेन्स न्यूक्लियस, जिसके बारे में चर्चा की है, और इसके बीच में ऑर्गेनेल्स होते हैं काफ़ी सारे जो एक मेंबर से सराउंडेड होते हैं, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन बाहर वाले मेंबर को बोलते हैं, उसी तरह से अंदर वाले मेंबर को बोलेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर देखो, सेल्स ऑफ प्रोटोजोआ, अलगी, फंगी, प्लांट, एनिमल्स, इन सभी में जो भी डेवलप्ड जीव है ना वहाँ पर होंगे यूकैरियोटिक सेल, लेकिन बैक्टीरिया में क्या होगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल। अगले क्वेश्चन में है कि द अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी बिकम्स 0 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन द एलिवेटर। यानी कि एलिवेटर में हम जब भी इसको हम यूज करते हैं तो वहाँ पर हमको किस केस में अपना वेट 0 फील होगा हमको, इसके बारे में यहाँ पर पूछा है। ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी। देखो, जब कोई भी लिफ्ट या फिर एलिवेटर है उसका यहाँ पर केबल टूट जाए, जैसे आप मान लो किसी भी यहाँ पर एलिवेटर में जा रहे हैं और उसका केबल अचानक से टूट गया तो वो फ्री फॉल गिरेगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि उस केस में क्या हमारा जो है ना वेट हमको 0 फील होगा, या फिर व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, या फिर नीचे की तरफ वो एक्सेलरेट हो जाएगा, या फिर एलिवेटर इज एट रेस्ट, ये रेस्ट में रहेगा तो फिर तो नॉर्मल ही है, यहाँ पर तो दिमाग नहीं लगाना है। व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, या फिर ऊपर की तरफ ये एक्सेलरेट होगा। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों नीचे वाले गलत है ना। यहाँ पर जब फ्री फॉल होगा ना, किसी भी चीज़ को जब फ्री फॉल हम गिराते हैं कहीं से, तो उसका जो वेट होता है ना वो 0 फील होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पर, ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, ये कब होगा, जब केबल टूट जाएगा आपके लिफ्ट का, आप जब लिफ्ट में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको 0 वेट फील होगा। अगले क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम के बारे में इसलिए पूछा कि ये सबसे पहला एलिमेंट है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी, तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा है। और जनरली सबके बारे में ये पूछते भी नहीं, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा अगर पूछ लें आपसे कि बताओ भाई आयरन के जो है ना इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कितना होगा, तो वो सब चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट, या फिर किसी और गैसेस का अगर हम बात करें। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर इसीलिए क्वेश्चन में 1 है क्योंकि हाइड्रोजन से पूछा है ना। तो पहले इसको समझना पड़ेगा ये क्या होता है। जब दो एटम के बीच का जो है ना
इंटर एटॉमिक फोर्स अगर जीरो हो जाए ना, उस केस में इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को बोलते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये होगा 0.74 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पर ए पर अगर ऐसे कुछ बिना बना हो, इसको बोलें 1 एंगस्ट्रॉम बराबर यहाँ पर 10⁻⁻10 मीटर के ये बराबर होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, और यहाँ पर इसका डेफिनेशन आपके सामने है कि when the interatomic force between two atoms is zero, the distance between them is called as normal और equilibrium distance। क्योंकि देखो अगर वहाँ पर फोर्स हम बढ़ा दें तो हो सकता है कि एटम्स एक दूसरे से दूर भाग जाएं। ठीक है, वहाँ पर डिस्टेंस का चेंज हो जाएगा, लेकिन जब ये जीरो होगा ना, उस केस में ये स्टेबल होगा, और इसी को बोलेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ये हम केमिस्ट्री में जनरली पढ़ते हैं इसको। अगले में है व्हाट डू वी कॉल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी। जब आप किसी भी पानी में जाते हो नीचे, ठीक है, तो आपके बॉडी द्वारा जो भी पानी को डिस्प्लेस वहाँ पर किया जाता है, उस पानी को जो डिस्प्लेस वहाँ पर किया गया है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर ये है पानी, ठीक है, इसमें, और यहाँ पर एक जहाज चला गया है ना, इस तरह से, ये मान लो ये जहाज है। अब ये पानी जो है ना, ये इतना वाला पोर्सन, ये जो है इतना तो पानी डिस्प्लेस कर दिया, ये है कि नहीं, ये वाला, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना, इसको यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर सेंटर ऑफ बायनेंसी को बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो है ना कुछ चीज़ें यहाँ पर ये भी है कि जैसे यहाँ पर मेटा सेंटर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ऐसे आंसर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटर ऑफ बायनेंसी को बोलेंगे। लेकिन देखो अगर मान लो इसके ये जो आपके सामने ये बॉडी है, जो भी स्टिप्स हैं, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो इसके लाइन, ठीक है, और इस यहाँ से जो वर्टिकल लाइन पास करेगा, ये जहाँ पर कट करेगा ना, इसको बोलेंगे मेटा सेंटर। और मेटा सेंटर का यूज करते हैं हम जब भी किसी डिजाइन करते हैं किसी भी शिप्स को, तो वहां पर मेटा सेंटर को हमेशा ऊपर रखा जाता है, ठीक है, जिससे शिप्स डूबती नहीं है। तो बस आपको अभी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना है, जब थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे से डिस्कस किया जाएगा ये सब चीज़ को। लेकिन अभी बस इतना जान लो कि यहाँ पर जो भी वाटर को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम बोलेंगे यहाँ पर सेंटर ऑफ बायनेंसी। अगले क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। अब यहाँ पर है ना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। यहाँ पर क्या बोला है, सिंपल पेंडुलम जो होते हैं ना, जब हम टेम्परेचर इसके आसपास का इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर इसके टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको हमको आंसर करने के लिए हमको इसका इक्वेशन पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड जो टी बराबर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/G। ठीक है, यहाँ पर जो L है ना, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और यहाँ पर G आपका कांस्टेंट है। यहाँ पर 2 कांस्टेंट यानी कि ये लेंथ पर ये डिपेंड करता है। जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना, तो ये लेंथ, इसका जो इफेक्टिव लेंथ है ना, ये इंक्रीज करता है। उस केस में हमारा टाइम पीरियड यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पर ये L नीचे रहता तब ये उल्टा होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अभी क्या होगा, ये टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर जो ए है ना, इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। यही चीज यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं कि इफ द बो ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड बाय वायर, देन इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम विल इंक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू विच द टाइम पीरियड विल ऑल्सो इंक्रीज। क्योंकि इसके पीछे ये कारण है, ठीक है, ये इक्वेशन है। अगले क्वेश्चन में है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स द डॉपलर इफेक्ट होल्ड ट्रू। यहाँ पर क्या है, डॉपलर इफेक्ट। अब देखो इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस ज़्यादा करेंगे नहीं कि डॉपलर इफेक्ट होता है क्या है, क्योंकि ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है और इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम सीधा क्वेश्चन करने वाले, क्योंकि ये MCQ का सीरीज है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा थ्योरी पर फोकस करेंगे नहीं। जब हम पढ़ेंगे थ्योरी, वहाँ पर इसको हम डिस्कस करेंगे उस समय पे। तो यहाँ पर ये किसके लिए ये ट्रू है, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, साउंड वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और यहाँ पर बोथ ए एंड बी और नॉट। तो ये जो है ना साउंड वेव और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों पर ये वैलिड है डॉपलर इफेक्ट। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ना, यहाँ पर 1, 2 और V दोनों होगा, ए बी, यानी कि बोथ ए बी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट जो है ना, ये दोनों पर के लिए वैलिड है। ऑप्शन नंबर ए बी, साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पर देख सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट इज अ वेव फेनोमेना and it hold not only for sound wave but also for electromagnetic wave। अगले क्वेश्चन में है कि what do we call the distance between two consecutive compression of sound wave। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अभी जो इतना भी हम क्वेश्चन किए वहाँ पर सबसे इजी क्वेश्चन ये है कि टू कंसिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच, कंप्रेशन जो होता है ना वहाँ पर, उसके बीच के डिस्टेंस को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे।
यहाँ पर वेव नंबर है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है। यहाँ पर जो वेवलेंथ है ना ऑप्शन नंबर सी यही बोलेंगे, या फिर इस तरह से लिखा रहेगा, या फिर इस तरह से भी अगर बना रहे ना, ये क्रेस्ट के बीच का इसको बोलेंगे वेवलेंथ, या फिर इसके बीच के डिस्टेंस बोलेंगे वेवलेंथ, ठीक। या फिर इस तरह से बना रहे हैं, यहाँ पर कंप्रेस हो जाए, इस तरह से आप पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर सी वेवलेंथ आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा, है ना। यहाँ पर जैसे देख ही सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या फिर कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। दोनों मतलब कुछ भी रहेगा ना, और कंसेक्यूटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यहाँ का ले रहे हैं कहीं और का ले रहे हैं, मतलब गैप के बाद ले रहे हैं तो फिर वहां पर आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये है कैरनोट इंजन से, ठीक है। तो यहाँ पर इंजन जो लिखा हुआ है इसका मतलब इसको डिफिकल्ट ज़्यादा मत समझो, क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है और इसको हम 11th में ही पढ़ते हैं, तो इसीलिए इतना भी डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं है, ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। जो टेक्निकल बैकग्राउंड्स होते हैं तो उसके लिए तो ये काफ़ी आसान है, थर्मोडायनामिक्स में इसको पढ़ते हैं बेसिक लेवल पर। तो इसमें देखो ऑप्शन में क्या किया है, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेशन डिवाइस ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर, सबसे पहला है। और रिवर्सिबल हीट इंजन, यहाँ पर रेफ्रिजरेशन है। मैं बस अभी इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो हीट इंजन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर भी ए तो गलत हो गया आपका। फिर यहाँ पर ये तीनों के तीनों इंजन है, हीट इंजन है। और यहाँ पर देखो सी नंबर में इरिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर। फिर यहाँ पर रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन मल्टीपल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। तो यहाँ पर जो है ना ये काम करता है कैरनोट इंजन, कैरनोट साइकिल पर। और ये साइकिल जो है ना एक रिवर्सिबल साइकिल है बिटवीन टू टेम्परेचर्स। तो ये एक थियोरेटिकल साइकिल है, इसी को कंपेयर करके हम बाकी का एफिशिएंसी वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बेसिकली बाकी इंजन्स को स्टडी करने के लिए कैरनोट साइकिल को यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर जो बी है, रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। तो 19 का भी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो नीचे, रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर इज कॉल्ड कैरनोट इंजन, है ना। और इसी को बोले कैरनोट साइकिल। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये भी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली आपको इसके बारे में आइडिया होता है। तो यहाँ पर देखो, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि अगर हम एक रोप में एक मैग्नेट को ऐसे बांध दें तो ये हमेशा जो है ना नॉर्थ साउथ में अलाइन होकर ही रुकेगा। इसके पीछे कारण क्या है आपको पता है, क्योंकि नॉर्थ साउथ पोल हमारे अर्थ पर भी एग्जिस्ट करता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स ऑफ मैग्नेट आर इक्वल स्ट्रेंथ। देखो किसी भी मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, इस तरह से। तो दोनों का जो पावर होता है ना, दोनों का पावर बिल्कुल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमको यहाँ पर करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों लिखा हुआ बोथ ए एंड बी, और ये हमेशा जो है ना पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर ही लिए यहाँ पर। तो इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, फिर हम इससे आगे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।